हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइज, आज की इस वीडियो में मैं उनके हिस्ट्री सब्जेक्ट को ही डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइज, हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड गाइज उस वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो गाइज, वो वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइज उसके अंदर मैंने आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट की बिल्कुल बेसिक चीज़ें स्टार्ट की थी एंड गाइज उस वीडियो में मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में भी हम दिल्ली सल्तनत को ही कंटिन्यू करने वाले हैं एंड गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि बेसिकली दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से राजवंश हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक हुए एंड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले जो हमारा भारत था उसकी किस तरह की स्थिति थी, किस तरह से भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उन्होंने आना शुरू किया, किस तरह से मुसलमान जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के रूप में अपना एक स्थायी शासन यहाँ पे स्थापित किया। सो गाइज, वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा गाइज, सुबह 9 o'clock वाली वीडियो आज नहीं आ पाई बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू हो गया था गाइज। तो गाइज, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल से आप लोगों के लिए सुबह 9 बजे एंड शाम को 4 बजे 2 वीडियो पक्का आने वाली है क्योंकि आज जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर लूँगी एंड गाइज कल से आप लोगों के लिए 2 वीडियो बैक टू बैक आएंगी। सो गाइज, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर हमें बताया गया है कि भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 300 वर्ष की इस अवधि के दौरान दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया। इसमें से सबसे पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। तो गाइज, अगर हम गुलाम वंश के ईयर की बात करें तो गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश ने 1320 से 1413 तक शासन किया और सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। इसके अलावा अगर हम आखिरी राजवंश लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश ने 1551 से 1526 तक शासन किया। गाइस, 1526 में आके दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। सो गाइस, 1526 में दिल्ली सल्तनत के समाप्त होने के बाद एक जो नया काल भारत के अंदर स्टार्ट हुआ वो था मुगल काल, जिसके अंदर भी मुसलमानों ने ही शासन किया एंड किस तरह से मुगलों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा किया 1526 के बाद यही इतिहास चलता है। सो गाइस, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है कि दिल्ली सल्तनत का अंत और शुरुआत कब हुई। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। चाहे तो आप लोग ये पॉइंट्स एक अदर अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर सकते हैं। सो गाइस, आपको जो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था, मतलब कब से लेकर कब तक दिल्ली सल्तनत चली है। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी और 1526 में आके दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। इसके अलावा गाइस, आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो गाइस, दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से सबसे पहला था गुलाम वंश। तो गाइस, आपको गुलाम वंश का ईयर याद रखना है कि कब से कब तक गुलाम वंश चला। उसके बाद आपको खिलजी वंश का याद रखना है, खिलजी वंश कब से कब तक चला। तुगलक वंश का भी याद रखना है, सैयद वंश का भी एंड लोधी वंश का भी। सो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन की है ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है इनको। सो गाइज, ये हो गई हमारी दिल्ली सल्तनत की बात। तो गाइज, हम फटाफट से देखते हैं कि कौन सा पहला राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंदर हुआ एंड उसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए गाइज, फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो हमारा सबसे पहला राजवंश हुआ है वो हुआ है
गुलाम वंश। सो गाइस गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं हम फटाफट से और समझते हैं कि बेसिकली गुलाम वंश के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। गाइस गुलाम वंश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। सो गाइस वो सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बैक टू बैक आपके लिए वीडियोज़ आने वाली हैं। सो गाइस गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम और मुस्लिम परंपराओं में समानता की अवधारणा दक्षिण एशिया के इतिहास में अपने चरम पर पहुंच गई थी जब गुलामों को सुल्तान के दर्जे के लिए उठाया गया। स्लेव वंश ने लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। ये भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना। गुलाम वंश की स्थापना की। वह एक महान बिल्डर था जिन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार के रूप में जाने जाने वाली राजसीय 238 फीट ऊंचे पत्थर के टावर का निर्माण करवाया था। सो गाइस बेसिकली जो हमारा गुलाम वंश है उसका नाम गुलाम वंश इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसको एक गुलाम के द्वारा स्थापित किया गया था। सो गाइस ये गुलाम कौन था? ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। सो गाइस आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि बेसिकली गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो गाइस गुलाम वंश की स्थापना की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सो गाइस जब भी आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गुलाम वंश से रिलेटेड आता है तो आपको इनका नेम ज़रूर मेंशन करना है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ज़रूर आपको ये चीज़ लिखनी है। सो गुलाम वंश की जो स्थापना की वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन एक अच्छे शासक हुए। बेसिकली कुतुबुद्दीन एक गुलाम था तो इसलिए इसको गुलाम वंश के नाम से जाना गया इस राजवंश को पूरे। एंड कुतुबुद्दीन के बारे में आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसका गुलाम था, ये भी आपको मेंशन करना है क्योंकि गाइस मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उसमें जो लास्ट आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में आकर 2 लड़ाइयाँ लड़ी। पहली थी तराइन की पहली लड़ाई और दूसरी थी तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसके अंदर इनका सामना पृथ्वीराज चौहान जी ने किया था। पृथ्वीराज चौहान जी ने पहली लड़ाई के अंदर हरा दिया था, लेकिन दूसरी लड़ाई के अंदर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज जी को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान जी को मार दिया था। तो गाइस आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। गाइस जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ना ध्यान रखनी है, वो आपको 101% याद रखनी ही रखनी है क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बनाएंगी। इसके बाद गाइस आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली के अंदर जो अभी राइट नाउ जो कुतुब मीनार है उसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। सो गाइज ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुतुब मीनार से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मैं आगे वीडियोस के अंदर बताऊंगी। तो चलिए गाइज फटाफट से हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सो गाइज हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर बोला गया है गुलाम वंश का अगला महत्वपूर्ण राजा शमशुद्दीन इल्तुतमिश था जो खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 के बीच लगभग 26 वर्ष तक शासन किया और ये दिल्ली सल्तनत को मजबूती के लिए जिम्मेदार था। इल्तुतमिश की सक्षम बेटी रजिया बेगम पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने कभी दिल्ली की गद्दी संभाली। वह बहादुर थी लेकिन हार गई और मार दी गई। सो गाइज ये पैराग्राफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने माइंड के अंदर रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि गाइज जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके बेटे को शासक बनाया गया, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था वो बिल्कुल नालायक, बिल्कुल निकम्मा था, वो इतना अच्छा शासक साबित नहीं हुआ। तो गाइज उसके बाद इल्तुतमिश नाम का बंदा दिल्ली की गुलाम वंश की गद्दी के ऊपर बैठा एंड इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और गुलाम भी था और साथ के साथ दामाद भी था। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये एक ऐसा शासक हुआ है जो एक गुलाम का गुलाम था। तो गाइज आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है तो वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गाइज हालांकि इल्तुतमिश एक गुलाम था लेकिन ये एक बहुत अच्छा शासक साबित हुआ। इसने काफ़ी ज़्यादा दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की एंड इसने काफ़ी ज़्यादा अपनी दिल्ली सल्तनत के लिए काम किए। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो दूसरी शासक बनी वो बनी थी रज़िया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी।
गाइस रज़िया सुल्तान के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है कि रज़िया सुल्तान पहली और सिर्फ एकमात्र मुस्लिम महिला शासक हुई हैं जो कभी दिल्ली की गद्दी पे बैठी है। गाइस रज़िया सुल्तान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है, तो गाइस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो गाइस आपको इस पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आपको ये याद रखना है इल्तुतमिश किसका गुलाम था, इसने कब से कब तक शासन किया, एंड इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था जो कि था रज़िया सुल्तान। तो गाइस चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। गाइस हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि अंत में इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा नसीरुद्दीन महमूद 1245 में सुल्तान बना। हालांकि महमूद ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया, लेकिन पूरे कार्यकाल में मुख्य शक्ति उनके प्रधानमंत्री बलबन के हाथों में रही। महमूद की मृत्यु पर बलबन ने सीधे सिंहासन संभाला और दिल्ली पर शासन किया। 1266 से 1287 तक अपने शासन के दौरान बलबन ने साम्राज्य के प्रशासनिक गठन को मजबूत किया और इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए कामों को पूरा किया। सो बेसिकली गाइस इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका जो सबसे छोटा बेटा होता है महमूद, उसे 1245 में सुल्तान बनाया जाता है। लेकिन महमूद जो होता है ना, उसके जितने भी फैसले होते हैं, जितना भी उसका कार्यकाल रहा है, उसके ऊपर उसका जो प्रधानमंत्री है बलबन, उसकी छाया देखने को ज़्यादा मिलती है। तो गाइस जब महमूद की मृत्यु हो जाती है तो बलबन खुद शासक बनता है और बलबन भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा शासक साबित होता है दिल्ली सल्तनत के लिए। तो गाइस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है उसके अंदर इल्तुतमिश और बलबन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो गाइस इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो गाइस इस पैराग्राफ के अंदर आपको यही याद रखना है कि जो बलबन है वो कब शासक बना, तो वो बना 1266 के अंदर शासक बना, एंड उसके बाद उसने कब तक शासन किया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कुछ कार्यों को शुरू किया था, बलबन ने उनको पूरा करवाया। तो गाइस बलबन गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ है, उसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया, एंड जो हमारा नया राजवंश स्टार्ट हुआ वो था हमारा खिलजी वंश। तो गाइस खिलजी वंश ज़्यादा लंबा नहीं है, खिलजी वंश के अंदर थोड़ी ही चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए गाइस फटाफट से हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारा जो दूसरा राजवंश हुआ है वो हुआ है खिलजी वंश। सो गाइस खिलजी वंश के बारे में कहा जाता है कि बलबन की मृत्यु के बाद सल्तनत कमज़ोर हो गई और विद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यही वह अवधि थी जब ईसाइयों ने जलालुद्दीन खिलजी को सिंहासन पर बिठाया था। इसने खिलजी वंश की शुरुआत को चिन्हित किया और इस राजवंश का शासन 1290 में शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे ने एक साजिश रचते हुए सुल्तान जलालुद्दीन को मार डाला और 1286 में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को दक्षिण तक ढक लिया था। उन्होंने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन पर विजय प्राप्त करते हुए कई लड़ाइयाँ लड़ी। 20 वर्ष के शासन काल के दौरान मंगोलों ने कई बार देश पर आक्रमण किया लेकिन सफलतापूर्वक निरस्त हो गए। इन आक्रमणों से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सशस्त्र बलों को मजबूत और संगठित करके खुद को तैयार रखने का पाठ सीखा। सो बेसिकली गाइज जो खिलजी वंश है उसके अंदर ज़्यादा शासक नहीं हुए हैं। खिलजी वंश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है जो कि था अलाउद्दीन खिलजी। सो गाइज इस पैराग्राफ के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि जो खिलजी वंश था इसकी स्थापना की किसने है, तो इसकी स्थापना की है जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। इसके बाद गाइज अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मार डालता है और 1286 में खुद सुल्तान बन जाता है। गाइज अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ज़्यादा बड़ा शासक हुआ है। उसने ऑलमोस्ट मतलब पूरे भारत के ऊपर कब्जा किया, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। तो गाइज अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर के अंदर देखे हैं वो ये देख रहे हैं
पहला क्वेश्चन तो था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था और दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से रिलेटेड। बेसिकली गाइस ये कहा जाता है कि पूरी दिल्ली सल्तनत में जो सबसे बड़ी सेना थी वो अलाउद्दीन खिलजी के ही पास थी। सो गाइस अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो गाइस इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना किसने की। इसके बाद गाइस आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो आपको ये याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, इसने अपने सशस्त्र बलों को काफ़ी मजबूत किया था। सो गाइस ये सारे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। सो गाइस खिलजी वंश के बाद जो हमारा तीसरा राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है वो है हमारा तुगलक वंश। गाइस तुगलक वंश के अंदर भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है, तो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान पंजाब के राज्यपाल थे ने 1320 ईस्वी में सिंहासन पर चढ़कर तुगलक वंश की स्थापना की। उसने वरंगल को जीत लिया और बंगाल में विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता को सफल किया और भारत से परे राज्य को मध्य एशिया में विस्तार किया। मंगोलों ने तुगलक शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया और इस बार भी हार गए। सो गाइस बेसिकली तुगलक वंश की जो स्थापना की है वो की है गयासुद्दीन तुगलक ने। सो गाइस ये जो नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस आपको ये ईयर भी ध्यान रखना है कि किस वंश में गयासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर बैठे और तुगलक वंश की शुरुआत हुई। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें तुगलक वंश से रिलेटेड, तो गाइस तुगलक वंश के अंदर और भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं। एंड गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो तब कई बार मंगोलों ने आक्रमण किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई शासक मंगोलों को मतलब हरा देता था या उनको भारत के अंदर आने से रोक देता था। तो गाइस ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद गाइस जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक नए शासक आते हैं जो कि थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार अपनी राजधानी दिल्ली से डकान में देवनागरी स्थानांतरित की। हालांकि इसे 2 साल के भीतर ही वापस स्थानांतरित करना पड़ा। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य विस्तार में मिलाया, लेकिन इसके कई प्रांत विशेष रूप से डेक्कन और बंगाल को खो दिया। 1351 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके चचेरे भाई फिरोज तुगलक ने उन्हें फिरोज तुगलक शासक बने। तो गाइस आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि गाइस बेसिकली पूरी सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ही एक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान शासक हुआ है। लेकिन गाइस होता ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी डिसीजन लिए, फिर चाहे वो राजधानी बदलने के डिसीजन हो या फिर मुद्रा बदलने का डिसीजन हो या इसने और भी बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, ये इसके जितने भी फैसले थे ये फेल हो गए। इसी वजह से इसे दिल्ली सल्तनत के अंदर पागल शासक भी कहा जाता है। जी हाँ गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक भी कहा जाता है क्योंकि इसने जितने भी प्लान अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बनाए वो सारे प्लान फ्लॉप हुए। एंड गाइस मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के जो डिसीजन थे वो इसके ऊपर ही उल्टे पड़ जाते थे। तो गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, तो गाइस वो भी मैं आपको कराऊंगी। गाइस मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका जो भाई था, चचेरा भाई फिरोज तुगलक ने साम्राज्य को संभाला और वो गद्दी पर बैठा। तो गाइस उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। फिरोज तुगलक ने साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार करने में बहुत योगदान नहीं दिया जो उसको विरासत में मिला था। उन्होंने अपनी अधिकांश ऊर्जा लोगों की भलाई के लिए समर्पित की। 1388 में उनकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश लगभग समाप्त हो गया। यपाक तुगलक वंश 1412 तक शासन करता रहा। 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित करने के लिए कहा जा सकता है। सो गाइस बेसिकली फिरोज तुगलक जो हुए हैं उन्होंने दिल्ली सल्तनत के मतलब अपने जो साम्राज्य है यानी कि जो तुगलक वंश है उसको विस्तार करने में ज़्यादा योगदान नहीं लिया।
उन्होंने ज़्यादा योगदान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो लोगों की भलाई के कार्य हैं उनको किया। गाइज इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगी, जो जिनसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइज इन्होंने वही सारे कार्य किए। एंड गाइज हुआ ये कि 1398 में एक तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया एंड उसके बाद जो तुगलक वंश था उसके अंत हो गया। तो गाइज तैमूर वंश एक अलग टॉपिक है जो कि दिल्ली सल्तनत से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो गाइज वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तुगलक वंश के बाद कुछ समय के लिए तैमूर वंश भी दिल्ली के अंदर शासन करता है। तो गाइज वो डिफरेंट चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद तैमूर वंश के बाद तुगलक वंश के बाद जो चौथा राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंदर आया वो था सैयद वंश। तो गाइज सैयद वंश से रिलेटेड चीज़ों को हम वन बाय वन कर देखते हैं। खिज्र खान द्वारा स्थापित सैयद वंश था। सैयद ने लगभग 1414 से 1450 ई तक शासन किया। खिज्र खान ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्व इच्छा से दिल्ली सल्तनत को 1459 को बहलोल खान लोदी के लिए छोड़ दिया और बदायूं चले गए। वे 1478 में अपनी मृत्यु के समय तक वहीं रहे। सो गाइस सैयद वंश के अंदर बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हुई जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन हाँ गाइस आपको ये याद रखना है यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर कि बेसिकली जो खिज्र खान थे उनके द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई। इसके बाद सैयद वंश कब से कब तक चला। इसके बाद सैयद वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो हुआ था अलाउद्दीन आलम शाह, जिसने खुद की मर्जी से 1559 में बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे उनको दिल्ली सल्तनत की बागडोर दे दी और खुद बदायूं चले गए। सो गाइस इस वाले पैराग्राफ में आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राजवंश की तरफ जो कि था हमारा लोदी वंश। गाइज लोदी वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजवंश है क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है और इसके अंदर जो राजवंश हुए हैं जो राजा हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहलोल लोदी वह पहले राजा और लोदी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत को अपने पिछले गौरव को बहाल करने की दृष्टि से और उसने जौनपुर के शक्तिशाली राज्य सहित कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। बहलोल खान ने ग्वालियर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश पर अपना क्षेत्र बढ़ाया। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका दूसरा बेटा निज़ाम शाह को 1479 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के तहत राजा घोषित किया गया। उसने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास किए और अपने राज्य पंजाब तक बढ़ाया। बिहार वे एक अच्छे शासक और कला और पात्रों के संरक्षक थे। उनकी मृत्यु 1517 ई में हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम सिंहासन पर चढ़ा। इब्राहिम लोदी एक सक्षम शासक साबित नहीं हुआ। वह ईसाइयों के साथ और सख्त हो गया और उनका अपमान करता था। इस प्रकार अपने अपमान का बदला लेने के लिए लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी और सुल्तान इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई आलम खान ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 ई में बाबर की सेना द्वारा इब्राहिम लोदी को पानीपत में मार दिया गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंतिम पतन हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। सो गाइस बेसिकली जो हमारा लोदी वंश है वो हमारी दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश है। सो गाइस लोदी वंश के अंदर तीन चार शासक हुए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत को अपना पुराना गौरव वापस दिलाया जो कि तुगलक वंश के टाइम पे कहीं खो गया था। इसके बाद गाइस बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका दूसरा बेटा निज़ाम शाह सिकंदर की उपाधि के साथ राजा बना एंड गाइस उसने अपने राज्य को मजबूत किया। लेकिन गाइस इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक हुआ वो था सिकंदर।
सिकंदर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना वो बना था इब्राहिम, जो कि सिकंदर का बेटा था, सिकंदर लोदी का। सो गाइस, ये जो जब सिंहासन पर बैठा तो ये इतना अच्छा शासक साबित नहीं हुआ। इसने ईसाइयों का अपमान किया, जिसकी वजह से जो लाहौर का गवर्नर था दौलत खान लोदी और सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने, यानी कि लाहौर का गवर्नर और इसके इब्राहिम के चाचा आलम खान ने काबुल में जो बाबर था, उस टाइम पे जो बाबर था जिसने मुगल सल्तनत की स्थापना की, वो काबुल के ऊपर शासक करा था, उसको दिल्ली के अंदर आमंत्रित किया और बोला कि आप युद्ध कर कर इसको हरा दो। किसको हरा दो? इब्राहिम को, इब्राहिम लोदी को। और इस तरह से जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो इसके अंदर इब्राहिम लोदी हार गया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को यही चीज़ याद रखनी है कि इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने हराया। और बाबर ने इसको कौन सी लड़ाई में हराया? पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर हराया। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि बाबर को भारत के अंदर किसने आमंत्रित किया था। तो गाइज, ये दो नेम भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज, मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में A to Z पूरा ओवरव्यू दे दिया है। गाइज, अब दिल्ली सल्तनत के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व कराने वाली हूँ। सो गाइज, आप लोग प्लीज़ 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 अब अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सारी बातें सोचना छोड़ दीजिए गाइज, क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। क्योंकि अगर आपकी एग्ज़ाम 12 दिसंबर से होते हैं तो गाइज सिर्फ 1 मंथ है आपके पास। और प्लीज़ गाइज, अब अपनी पढ़ाई पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। इसके अलावा गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।